Hey guys, welcome back to your own academy that is Achievers Academy. I'm your friend, your guider निशा शर्मा। कैसे हैं आप और चल रही है भाई पढ़ाई बढ़िया वाली? सो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन की सीरीज़ हमने स्टार्टअप कर रखी है जो एस्टेट से रिलेटेड है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एस्टेट प्रीवियस ईयर पेपर 2016, 2017 और 19 में डिस्कस कर चुकी हूँ। 18 का पेपर अभी मेरे पास है नहीं, देखती हूँ आजकल मैं डिस्कस करती हूँ। और नाउ द पेपर इज़ 2016 एंड इट्स द लेवल पीजीटी, मतलब लेवल 3। वाई आई डिस्कस लेवल 3 वेरी फर्स्ट? क्योंकि बच्चों को वहम होता है कि लेवल 3 बहुत मुश्किल होता है, तो जानबूझ के मैं लेवल 3 पहले डिस्कस करती हूँ ताकि आपको लगे यार बहुत ईजी है, और फिर लेवल 2 और 1 तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंशियल सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, और सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि लेवल 2 वाले लेवल 3 को ना देखें, क्यों? क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस कहीं से भी रिपीटेड हो सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बाइलिंगुअल रहेगा एक्सप्लेनेशन, सो डोंट वरी अबाउट द लैंग्वेज। फर्स्ट क्वेश्चन है आनुवांशिकता। आनुवांशिकता मीन्स हेरिडिटी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है कि हेरिडिटी इंपॉर्टेंट होती है किस बात के लिए, मतलब किस चीज़ के लिए जो हेरिडिटी है वो इंपॉर्टेंट होती है। बालक के भावनात्मक मतलब इमोशनल डेवलपमेंट में, सोशल डेवलपमेंट में, शारीरिक डेवलपमेंट में या सांस्कृतिक डेवलपमेंट। यू ऑल नो वेल, जो हेरिडिटी होती है बच्चे वो आपके सोशल डेवलपमेंट जो आपकी फिजिकल डेवलपमेंट होती है, जो आपकी शारीरिक डेवलपमेंट होती है, उसके अंदर आपकी हेरिडिटी का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो ध्यान रखना, आपकी हेरिडिटी सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर। तो ऑप्शन रहेगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एक बालक का सृजनात्मकता का स्तर औसत है, मतलब जो क्रिएटिविटी का लेवल है वो एवरेज है। अकादमिक उपलब्धि हाई है, मतलब जो एजुकेशन में अचीवमेंट है वो हाई लेवल पे हैं। और सामाजिक विकास का स्तर कमज़ोर है, और उसका सोशल जो डेवलपमेंट है वो कमज़ोर है। तो ये एग्जाम्पल है किसका? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। अंतर्व्यक्तिक, अंतराव्यक्तिक, व्यक्तिक और मापन योग्य। ये मैं बहुत बार आपको समझा चुकी हूँ और हर बार यहाँ से क्वेश्चन आता है। इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, अंतरा 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 व्यक्तिक, और एक है अंतर्व्यक्तिक। अंतर्व्यक्तिक को बच्चे वो हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटरपर्सनल, और अंतरा व्यक्तिक को इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रापर्सनल। तो जो इंटरपर्सनल होते हैं, जो दूसरों से रिलेट करते हैं, जो सोशल होते हैं, जिनमें सामाजिक बुद्धि होती है, वो इंटरपर्सनल होती है। जो दूसरों की इमोशंस को समझते हैं और जो खुद के इमोशन से रिलेट करते हैं वो इंट्रापर्सनल होती है। ठीक है, अंतराव्यक्तिक होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान समझो, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन, यू कैन इजीली डू विद द क्वेश्चंस। और यदि आपने वैसे भी कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को बेटर पढ़ा है तो एक्सप्लेनेशन ईजिली हो जाती है। एक बालक का जो क्रिएटिविटी का स्तर है वो एवरेज है, और अकादमिक उपलब्धि मतलब वो देखो सामाजिक विकास में कमज़ोर है। इसका मतलब उसके अंदर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस नहीं है, मतलब वो सामाजिक विकास में कमज़ोर है। तो कहता है सामाजिक विकास का स्तर कमज़ोर है, तो ये उदाहरण है किस चीज़ का? क्रिएटिव का स्तर तो हाई है, एकेडमिक हाई है, सामाजिक विकास कमज़ोर है। तो इसका मतलब उसमें इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस नहीं है, मतलब कॉमन सेंस लगाना, कंफ्यूज मत होना। इसका मतलब उसमें इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस नहीं है, वो खुद की बुद्धि लब्धि है, सब कुछ है। इसका मतलब उसमें इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस ज़्यादा है। तो ये किसका उदाहरण होगा भाई? इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल होता है खुद से रिलेटेड, और इंटरपर्सनल होता है दूसरों से। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, किशोर अवस्था में व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे ज़्यादा किसका प्रभाव पड़ता है? जो आपका चाइल्डहुड होता है, तो चाइल्डहुड में जो आपका बिहेवियर होता है और जो एटीट्यूड होता है उस पर सबसे ज़्यादा अफेक्ट किसका पड़ता है? तो आई डोंट थिंक सो कि इसको भी एक्सप्लेन करने की जरूरत है। अपना जो पीयर ग्रुप होता है चाइल्डहुड में, उसका सबसे ज़्यादा अफेक्ट हम पे पड़ता है, अपने साथी संगियों का। आपको पता ना, जो किशोर हैं, मेरे फ्रेंड मतलब दोस्त जो कह रहा है वो ठीक है, माँ जो कह रही है वो गलत है, ऐसे ही होते हैं ये टीनेजर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगमकर्ता केंद्रित उपागम के संबंध में निम्नलिखित में से जो कथन गलत है वह है। मीन्स अधिगमकर्ता केंद्रित मतलब जो चाइल्ड सेंटर्ड जो एजुकेशन होती है, चाइल्ड सेंटर्ड जो लर्निंग होती है, उसके संबंध में एक कथन है जो गलत है। मतलब 3 स्टेटमेंट तो ओके हैं, एक स्टेटमेंट है जो गलत है। तो यू जस्ट फाइंड आउट विच इज़ द रॉन्ग। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए क्या करना है आपको? बच्चे ध्यान से देखिए कि आपने देखना ये वाली स्टेटमेंट ओके है, ये वाली ओके है, ये वाली ओके है, ये वाली ओके नहीं है। तो वह अधिगमकर्ता की योग्यताएं, क्षमताओं और अधिगम शैली का ध्यान रखता है। बिल्कुल, जो चाइल्ड सेंटर्ड है तो हम ध्यान रखेंगे बिल्कुल। अन्वेषण, अवलोकन, खोज के महत्व पर बल देता है, बिल्कुल देता है, क्योंकि खोज इन्वेंट करेगा बच्चे का, खुद का माइंड जाएगा, खुद का दिमाग, खुद की मूवमेंट जाएंगी। तो ये चीज़ भी है, बिल्कुल सही है। यह अध्यापक द्वारा अधिगमकर्ता को ज्ञान स्थानांतरण पर बल देता है। यह अध्यापक द्वारा अधिगमकर्ता को ज्ञान स्थानांतरण पर बल देता है, अध्यापक द्वारा। देखते हैं 4 ऑप्शन पे जाके एक बार फिर देखेंगे विच वन इज अ रॉन्ग। नेक्स्ट है, यह अनुभवजन्य है, मतलब जो एक्सपीरियंस्ड अधिगम, समस्या समाधान, संप्रत्यय, सृजनशील लेखन जैसी विधियों का प्रयोग करता, बिल्कुल करता है। इसने पूछा है जो अधिगमकर्ता सेंटर्ड होता है उसमें से कौन सा कथन गलत है? गलत है।
तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है भाई? ये वाला। यह अध्यापक द्वारा अधिगमकर्ता को ज्ञान स्थानांतरण पर बल देता है। मतलब अध्यापक द्वारा ज्ञान स्थानांतरण नहीं होता, बच्चा खुद ब खुद, ठीक है, अध्यापक उसको गाइड करता है, फैसिलिटेट करता है, बट जो लर्नर सेंटर उपागम होता है उसमें लर्नर की ही जासा होता है। वो अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस से, समस्या समाधान से विभिन्न विधियों का प्रयोग जो है करता रहता है, संप्रत्यय, क्रिएटिवशील सब कुछ होती है, ठीक है। तो आंसर रहेगा 4। नेक्स्ट है, मैं किसी की परवाह नहीं करता, ऐसी अभिवृत्ति वाले बच्चों के बिहेवियर को आप क्या कहेंगे? कि मैं किसी की परवाह नहीं करता, आई डोंट केयर अबाउट एनीवन, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, मतलब मुझे किसी की कोई टेंशन नहीं है। तो ऐसी जो अभिवृत्ति वाले जो बच्चे होते हैं उसके व्यवहार को आप क्या करेंगे? आक्रामक, सुरक्षात्मक, अस्वीकरण या पश्चगमन? अब ध्यान से देखिए। अब कई बच्चों को लगेगा कि ये तो है नहीं, क्योंकि सुरक्षात्मकता नहीं है, पश्चगमन होता, रिग्रेसिव, कोई रिग्रेसिव नहीं कर रहा। रिग्रेसिव इज़ अ काइंड ऑफ कि जो आप पहले कर रहे हो उसी फॉर्म में जाना, तो यहाँ कोई रिग्रेशन नहीं है, कोई सुरक्षा सिक्योरिटी वाली टाइप नहीं है। दो चीज़ों पे हमें है, एक तो अग्रेसिव होना बच्चे का, और एक अस्वीकरण मतलब अनअसेप्टेबल है, वो चीज़ों को ऐसे करता है जो सही नहीं होती। तो ये देखो, मैं किसी की परवाह नहीं करता, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, तो दिस इज़ नॉट आक्रामकता। अग्रेसिव होता है गुस्से वाला टाइप में। ये क्या है? अस्वीकरण। ये किसी को एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब इसको किसी की कोई चिंता नहीं है, ये किसी को एक्सेप्ट नहीं करता। तो सी रहेगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, निर्मितिवादी कक्षा कक्ष की निर्मित में से कौन सी विशेषताएं हैं? कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच मैंने आपको बहुत डीप पढ़ाई थी बच्चों। तो निर्मितिवाद कक्षा कक्ष की कौन सी विशेषताएं हैं? तो मैंने आपको विशेषताएं बताई थी कि क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा। जो कंस्ट्रक्टिविज्म कक्षा है, कौन सी विशेषताएं हैं? विच वन इज़ द राइट आंसर फॉर ए कंस्ट्रक्टिविज्म क्लास? छात्रों द्वारा प्रयोग की योजना बनाना, निष्कर्ष निकालना, निष्कर्षों की तुलना करना, बिल्कुल सही है। ज्ञान वस्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक और पूर्ण है, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। अध्यापक आधिकारिक ज्ञान छात्रों को स्थानांतरित करता है, ऐसा भी नहीं है। छात्र सही उत्तर को तलाशते हैं। देखो, वैसे तो सारी ये वाली स्टेटमेंट भी थोड़ी थोड़ी ठीक है, अध्यापक थोड़ी थोड़ी हेल्प भी करता है, लेकिन हमें तो बेस्ट स्टेटमेंट पर चूज़ करनी है। और मैंने आपको बताया कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच के अंदर जो छात्र होते हैं वो खुद योजनाएं बनाते हैं, समस्या को एनालाइज करते हैं, टीचर से तो ना के बराबर हेल्प लेते हैं, खुद योजनाएं बनाते हैं, एनालाइजेशन करते हैं, निष्कर्ष पर निकालते हैं और अपनी समस्या को खुद ही समाधान करते हैं। दैट इज़ कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच। तो क्वेश्चन नंबर 6 इज़ 1 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, वह आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने, निर्देशित करने और बनाए रखने को प्रवृत्त करती है, क्या कहलाती है? वह आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने, निर्देशित करने और बनाए रखने को प्रवृत्त करती है, क्या कहलाती है? देखिए, ये क्या कहना चाहता है? वह आंतरिक मानसिक दशा मतलब इंटरनल एक ऐसी जो है चीज़ जो किसी के व्यवहार को आरंभ करना, निर्देशित करना, गाइडेंस करने के लिए प्रवृत्त करती है। तो अभिरुचि, अभिवृत्ति, अभिधारणा, तो डेट इज़ कॉल्ड मोटिवेशन। देखो, किसी भी बिहेवियर को जब स्टार्ट करके उसको आगे ले जाने का काम करती है तो वो मोटिवेशन होती है। मोटिवेशन इज़ अ हाईवे ऑफ लर्निंग। वंडरफुल स्टेटमेंट सेड बाय स्किनर कि लर्निंग में मोटिवेशन एक हाईवे का काम करता है और मोटिवेशन ही हमें आगे बढ़ने की प्रवृत्ति लाती है। तो मोटिवेशन होता है, क्योंकि अभिवृत्ति अभी इनमें तो इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड वाली बात हो जाती है कि आपका चीज़ों के लिए क्या नज़रिया है, क्या दृष्टिकोण है, वो चीज़ें हैं ये, ठीक है। तो ये जो आगे ले जानी है, निर्देशित करती है, तो वो मोटिवेशन होती है। नेक्स्ट है, कुछ लोग नए लोगों से आसानी से समायोजित हो जाते हैं। तो कुछ लोग नए लोगों से आसानी से समायोजित हो जाते हैं, तो ये चीज़ क्या कहलाती है? IQ नहीं, क्योंकि इंटेलिजेंस टेस्ट होता है ये तो। क्वेश्चन शैक्षिक उपलब्धि नहीं, एकेडमिक क्वेश्चन भी नहीं होता। इमोशनल, बिल्कुल एग्जैक्टली। SQ आध्यात्मिक होते हैं, ये इमोशनल होते हैं भाई। जो संवेगिक बुद्धि लब्धि होती है, जो संवेगों से रिलेटेड होते हैं, जिसको जॉन मेयर और पीटर स्लोवे ने पहली बार इंट्रोड्यूस किया था, बट इसको आगे बढ़ाने का काम किया था किसने भाई? डेनियल गोलमैन। तो इमोशनल इंटेलिजेंस रिलेटेड है डेनियल गोलमैन से। और ये इमोशनल इंटेलिजेंस ही वो इंटेलिजेंस होती है जो हमारी पर्सनैलिटी को मेक करने में 80% रोल इमोशनल इंटेलिजेंस का होता है और 20% रोल हमारे IQ का होता है। ध्यान रखना, संवेग बुद्धि का हमारी पर्सनैलिटी में ज़्यादा रोल होता है बजाय कि IQ का। तो जो लोगों से समाजित होना, इट्स डिपेंड ऑन आवर इमोशनल IQ। तो इमोशनल EQ इमोशनल क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है। तो C इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9, वेरी इजी। विकास सामान्यतः सिर से पाँव की तरफ जाता है, यह विकास का सिद्धांत क्या कहलाता है? सिर से पैर की तरफ जाता है, इसको शैफ्यो शेड्यूल बोलते हैं, शिरोपादीय बोलते हैं, ठीक है। और प्रोक्सिमो डिस्टल कौन सा होता है? जब सेंटर से लेके ऊपर की तरफ, सेंटर से लेके नीचे की तरफ आता है, मतलब नाभि से, रीढ़ की हड्डी से नीचे की तरफ, डेट इज प्रोक्सिमो डिस्टल। और सिर से लेके पैर की तरफ जैसे शैड्यो शफल, तो ये शिरोपादीय होता है। D आंसर है।
नेक्स्ट है, एक बोर्ड परीक्षा के लिए बच्चा एक कठिन परिश्रम कर रहा है। उसके पिता ने उसे अच्छे अंक लाने पर मोटरसाइकिल देने का वादा किया है। तो यह क्या है? अब ध्यान से देखना, स्टेटमेंट को ध्यान से देखो। एक बोर्ड परीक्षा में बच्चा कठिन परिश्रम कर रहा है। अब वो कठिन परिश्रम कर रहा है तो डेफिनेटली वो इंटरनली कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है, तभी वो परिश्रम कर रहा है। कोई बाहरी सोर्स बच्चे को इतना कंपेल नहीं करता परिश्रम करने के लिए। और उसके पिता ने उसे अच्छे अंक आने पर मोटरसाइकिल देने का वादा भी किया है। तो इसका मतलब दोनों ही मतलब मोटिवेशन काम कर रही है, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी। क्योंकि वो कठिन परिश्रम कर रहा है तो इसका मतलब पहले से ही वो परिश्रम तो कर ही रहा था, तो इंटरनली मोटिवेट था। बाप ने सोने पे सुहागा लगा दिया, मोटरसाइकिल देने कह दी, तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही मोटिवेशन उस बच्चे में है। ध्यान रखना, जब वो यूं कहे ना कि एक बच्चा खुद से मोटिवेट है, अंदर से मोटिवेट है, खुद से कुछ कर रहा है, तो वो जो चीज़ें होती हैं वो तो इंटरनल होती हैं। लेकिन जब किसी को देखकर कुछ करता है बाहरी, वो बाह्य सोर्स होते हैं। जैसे दंड, पुरस्कार, ये चीज़ तो बाह्य होगी, लेकिन वो ये सोचता है मैं दुनिया में नाम कमाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, तो मोटिवेशन तो इंटरनल होगी। लेकिन दुनिया में नाम कमाना, ध्यान से चीज़ों को डिफरेंस करना भाई, समाज में जो नाम होता है, नेम फेम होता है, वो मोटिव तो बाह्य होंगे, लेकिन उनको देख के खुद भी ऐसा करेंगे तो वो इंटरनल मोटिवेशन हो जाएगा। नेक्स्ट, एक अच्छे अध्यापक के लिए सीखने के सिद्धांतों की जानकारी आवश्यक होता है। क्यों होता है सीखने के सिद्धांतों की? मतलब जो आपके लर्निंग जो मैगजीम्स होते हैं एक टीचर के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अनुशासन बनाए रखता है, पाठ्यपुस्तक को रोचक बनाता है, पाठ्यपुस्तक को सरल तरीके से समझाने में सहायता मिलती है। डेफिनेटली आप को जो भी आपका टेक्स्ट है आपको समझाने में ईजी रहता है। आसान सा क्वेश्चन है। वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट हैं तो कौन सी विशेषता उसके अंदर नहीं होती? तो रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता बिल्कुल होती है भाई। वस्तुनिष्ठता बिल्कुल होती है। वस्तुनिष्ठता मतलब आप क्वेश्चन को चाहे 6 बार चेक करवाएं, चाहे 5 बार चेक करवाएं, सेम ही आंसर निकलेगा। और वैलिडिटी भी होता है, वैध भी होता है, लेकिन व्यक्तिनिष्ठता नहीं होती वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। ठीक है, तो डी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, ये स्कैन में ही कहीं चला गया भाई थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 13, प्याजे के अनुसार बालक सभी श्रेणियों की समस्याओं को, प्याजे के अनुसार, इसकी जो पहली लाइन लिखी है, प्याजे के अनुसार बालक, ठीक है, प्याजे के अनुसार बालक सभी समस्याएं तार्किक विचार लागू करने में योग्य हो जाता है। तो ध्यान से समझना, सभी समस्याओं पर इसने बोला प्याजे के अनुसार बालक सभी श्रेणी, यहाँ पर एक वर्ड कटा हुआ जो आपको आंसर देगा, सभी श्रेणी, ठीक है, मतलब ऑल कैटेगरीज, सभी श्रेणी की समस्याओं के लिए, सभी श्रेणी, प्याजे के अनुसार बालक सभी श्रेणी की समस्याओं पर तार्किक विचार लागू करने लग जाता है, मतलब लॉजिकल विचार करने लग जाता है। तो यह विकास की कौन सी अवधि है? बहुत सारे बच्चों को लगता है कि तार्किक चिंतन तो प्याजे का 3rd स्टेज का बच्चा करता है, लेकिन जो 3rd स्टेज का बच्चा करता है वो सिर्फ कंक्रीट चीज़ों पर करता है, ठोस चीज़ों पर करता है। तो जो 4th स्टेज वाला बच्चा होता है, जो फॉर्मल ऑपरेशनल, जो औपचारिक संक्रियात्मक अवधि वाला बच्चा होता है, वो हर स्टेज पर, मतलब सभी कैटेगरीज, चाहे वो अब्स्ट्रक्ट है, चाहे अनअब्स्ट्रक्ट है, चाहे कुछ भी है, सभी कैटेगरीज पर होता है 4th स्टेज वाला बच्चा। तो ए रहेगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत प्राथमिक नियम नहीं है? तो यू ऑल नो वेल, थॉर्नडाइक ने 3 जो है प्राथमिक नियम दिए हैं, द लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम, और इसने पूछा कौन सा प्राथमिक नियम है। ठीक है, तो कौन सा है भाई? अभ्यास का नियम। तो थॉर्नडाइक ने कौन कौन से दिए हैं? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और क्रियोसिटी का नियम। ठीक है, तो तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ अफेक्ट, ये थॉर्नडाइक के मुख्य नियम हैं, और बाकी उसके गौण नियम यहाँ पर लिखे गए हैं। तो ये कहना चाह रहा है कि सादृश्य, ये अभ्यास का नियम तो कौन सा प्राथमिक है? तो अभ्यास का नियम। नेक्स्ट है संगणना। संगणना होती है मैथमेटिकल, जो मैथमेटिकल होती है। तो संगणना मतलब जो कैलकुलेशंस में जो डिसेबिलिटी होती है, तो ये संगणनीय गणितीय डिसेबिलिटी होती है भैया। ठीक है, संगणना मतलब मैथ से रिलेटेड है। सतत एवं व्यापक कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन? तो यू ऑल नो वेल, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव कोई तरक्की, मूल्यांकन की, विकास के सभी पहलुओं की व्याख्या करता है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मकता बालक की विशेषता नहीं है? विच इज़ नॉट द क्वालिटी ऑफ क्रिएटिव स्टूडेंट। क्रिएटिव स्टूडेंट के अंदर क्या नहीं होता? तो विस्तारण, इलेब्रेशन होता है भाई, मौलिकता, ओरिजिनलिटी होता है, नवीनता भी होती है, विशुद्धता नहीं होती है। ठीक है, विशुद्धता नहीं होती है, ध्यान रखना। अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य क्या होता है? अधिगम जो प्रतिफल है उसका तात्पर्य, मतलब अधिगम का वर्ड द रिजल्ट ऑफ लर्निंग यू कैन से। तो क्या होता है रिजल्ट ऑफ लर्निंग? बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन,
शिक्षा में परिवर्तन, पाठ्य पुस्तक में परिवर्तन। तो यू ऑल नो वेल व्हाट द मीन ऑफ लर्निंग। लर्निंग का मतलब ही होता है बालक के व्यवहार में परिवर्तन। जैसे आप लोग अब मुझसे कोचिंग ले रहे हो, ठीक है, ऑनलाइन आपने बैच ले रखा है, व्हाटएवर जो भी है, जो यूट्यूब से पढ़ रहे हो, मतलब कैसे भी आप मुझसे पढ़ रहे हो, आपको मुझसे पढ़ के यदि ये लगे यार कुछ तो हम नया सीख रहे हैं, कुछ तो नया सीख रहे हैं, तो सच में आपको अधिगम मिल रहा है। लेकिन आपको लगे हम 1% भी नया नहीं सीख रहे यार, क्या फ़ायदा, तो आपको अधिगम नहीं मिल रहा। बट आप 1% भी नया सीख रहे हो मुझसे, तो इसका मतलब आपको लर्निंग मिल रही है, और ये सफल लर्निंग का उद्देश्य है। ठीक है, आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, आप खुद को अच्छा फील कर रहे हो, तो दैट इज़ कॉल्ड द रिजल्ट ऑफ लर्निंग। तो व्यवहार में परिवर्तन होना। संवेगों का विभेदीकरण किस समय पर होता है, मतलब इमोशंस के अंदर डिस्क्रिमिनेशन, मतलब बच्चे को कब पता चल जाता है कि ये प्रेम होता है, ये गुस्सा होता है। तो आपको पता भाई बचपन से ही पता चल जाता है। बच्चे गुस्से वाले देखो, कहाँ तो खा जाऊंगा, बच्चा रोने लग जाएगा, बच्चे को प्यार से देखो मेरा सोना, तो बच्चा बेचारा प्यार से मतलब हंसेगा। तो शैशवावस्था से ही बच्चे को पता चल जाता है भाई संवेगों का विभेदीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों के व्यक्तिगत विभेदों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान उपयुक्त नहीं है। ये क्वेश्चन पूरा थोड़ा कट गया उसमें, क्या बोलते हैं, स्कैन करने में। बालकों के व्यक्तिगत विभेद मतलब बच्चों में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं उनको पूरा करने के लिए कौन सा मतलब उपयुक्त नहीं है। कहने का मतलब बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, व्यक्तिगत विभेद हैं, उनके लिए कौन सा उपयुक्त नहीं होता। उनकी योग्यताओं का आकलन होना, उपयुक्त सुविधा सामग्रियाँ, थोड़ी विजिबिलिटी कम है, बट कोई बात नहीं, मेरी वॉइस की विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब मेरी ऑडियोबिलिटी बहुत ज़्यादा है, नॉट विजिबिलिटी, और आई थिंक क्लियर भी है। सो डोंट बी कंफ्यूज कि थोड़ा सा कम दिख रहा है। कुछ महान बच्चे होते हैं सीधा इसी के पे कमेंट करेंगे, मैडम में 2 क्वेश्चन बहुत कम दिख रहे हैं। अरे कम दिख रहे हैं, मैं तो सही बोल रही हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन है, बालकों के व्यक्तिगत विभेदों को पूरा करने के लिए मतलब बच्चों में जो डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, कौन सा प्रावधान सही नहीं है। उनकी योग्यता का आकलन करना बिल्कुल करना चाहिए भाई, योग्यता के आधार पे हम डिस्क्रिमिनेशन थोड़ा बहुत कर सकते हैं। सुविधा सामग्री उपलब्ध करवाई जानी चाहिए, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू योर डिस्क्रिमिनेशन आप उस हिसाब से ही फैसिलिटीज़ बच्चों का अवेल करवाओगे। व्यक्ति परकता अनिवार्य है। व्यक्ति परकता मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, उन्हें लेबल कर देना चाहिए, लेबल्ड नहीं करना चाहिए किसी चीज़ के लिए। लेबल करने का मतलब भाई तुम तो मंदबुद्धि हो, तेरे बस का कुछ भी नहीं है, तू तो बैकवर्ड ही है, दिस इज़ क्वाइटली रॉन्ग। तो यू कांट लेबल्ड ए स्टूडेंट, लेबल्ड नहीं कर सकते आप उसको। ठीक है, नेक्स्ट है, किशोरों के साथ, विशेष रूप से असमायोजित किशोरों के साथ, मतलब जो अडल्ट होते हैं जो असमायोजित है, मतलब जो अनएडजस्ट हैं, तो उसके लिए कौन सा कार्य करना उचित नहीं है। इसने पूछा विच इज़ नॉट द राइट स्टेटमेंट, राइट कौन सा उपागम नहीं है। तो आदर्श उपागम, बिल्कुल उनको आप आदर्श चीज़ों को बताओगे। एक बच्चा पहले ही असमायोजित है, आप उसको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाओगे। आदर्श भी ठीक है, संग्रहित भी ठीक है, डेमोक्रेटिक भी ठीक है, लेकिन आपको पता है जो बच्चा खुद ही असमायोजित होता है ना, उसको ज़्यादा क्रिटिसिज्म नहीं करनी चाहिए। यदि वो ऑलरेडी असमायोजित है, यदि आप उसको क्रिटिसाइज़ करे जा रहे हो, उसकी आलोचनाएँ किए जा रहे हो, तो वो और भी असमायोजित हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर रहेगा ए, मतलब आलोचनात्मक उपागम सही नहीं होता, क्योंकि आपको पता ना, कब आप बच्चों की हमेशा बुराई करते रहेंगे तो वो कभी अच्छा नहीं बनेगा। छात्रों में नैतिक विकास का प्रभावी विकास किया जा सकता है। जो छात्र होते हैं उसमें नैतिक मूल्यों का प्रभावी विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक कि जो छात्र हैं उसमें जो मोरल वैल्यूज़ होते हैं जो प्रभावी विकास किया जा सकता है। बार बार मूल्यों की बात करें, स्वयं उन पर आचरण करें, महान व्यक्तियों की कहानियाँ सुनाएं, देवी देवताओं के साथ बात करें। ठीक है, छात्रों में नैतिक मूल्यों का प्रभावी विकास किया जा सकता है कब, मतलब आपको मोरल वैल्यूज सिखानी है, तो बार बार आप वैल्यूज़ की बात करें, मतलब बच्चों को रोज़ कहानियाँ सुनाते रहें, ऐसे करो ऐसे करो नहीं। स्वयं उन पर आचरण करें, महान व्यक्तियों की कहानियाँ सुनाएं, देवी देवताओं की। मुझे नहीं लगता क्वेश्चन में कोई भी इशू है। आप बच्चों को कुछ भी सिखाना चाहते हैं तो बच्चे यू शुड फॉलो डैट। बीइंग ए टीचर आप बच्चों को कह रहे हो कि बच्चे वेल डिसिप्लिन रहें, ठीक है, और आप क्लास में आते हो 10 मिनट लेट, तो हाउ कैन यू एक्सेप्ट कि बच्चे, मतलब कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बच्चे मतलब डिसिप्लिन रहें। तो बच्चे जब तक डिसिप्लिन नहीं रहेंगे, जब तक आप खुद डिसिप्लिन नहीं होंगे। आप अपने बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हो तो यू शुड चेंज इन योर बिहेवियर। आप घर में गाली गलौज दोगे तो हाउ कैन यू थिंक कि आपका बच्चा साफ बोलेगा। तो मीन्स जैसा बच्चा तो इमिटेट करता है, आपको पता है, जैसे हम वैसा हमारा बच्चा। ठीक है, तो मोरलिटी सिखानी है तो आचरण अच्छा करो आप खुद। किशोरावस्था में बालकों को सहयोग देने के लिए आवश्यक है अभिप्रेरणा, गलती निकालना, आलोचना करना, नकारात्मक बिहेव करना। 23, किशोरावस्था में बालकों को सहयोग देने के लिए आवश्यक होती है। किशोरावस्था में बच्चों को आप आगे ले जाओगे तो इन नेगेटिव चीज़ों से लेके नहीं जा सकते। किशोरावस्था तो होती है आंधी और तूफान की अवस्था है, जिसमें बच्चों को जितना पॉजिटिव रखोगे, मोटिवेट करोगे, उतना वो सही आगे बढ़ेगा। एक बालक के समाजीकरण हेतु अध्यापक द्वारा अपनाई गई निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि उपयुक्त नहीं है।
सोशलाइजेशन के लिए कौन सा मेथड है जो उपयुक्त नहीं है? प्रत्यक्ष शिक्षण, उसको आप शिक्षण दे रहे हो बिल्कुल। तदात्मीकरण, असिमुलेट कर रहे हो, मतलब समझ रहे हो चीज़ों को। प्रजातांत्रिक अनुशासन। अति संरक्षण, अति संरक्षण का मतलब उसको ओवर पॉजेसिव बना रहे हो। तो सोशलाइजेशन आपको सिखाना है ना, सोशलाइजेशन सिखाना, तो ओवर पॉजेसिव नहीं बनाना। तो डी इसका आंसर रहेगा, ये विधि उपयुक्त नहीं है। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कॉमन सेंस यूज़ करके आप चीज़ों को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, सॉरी पता नहीं कहाँ डिस्कनेक्ट हो गया था, कहाँ गायब हो गया था। एक मिनट वेट 25। नेक्स्ट है, एक किशोर के संवेगों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन, एक किशोर के संवेगों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? एक ही बात है, कौन सा कथन गलत है या गलत कथन कौन सा है? संवेग व्यक्तिगत, मतलब अभिव्यक्ति अधिगम द्वारा परिवर्तित होती है। जो इमोशंस होते हैं अधिगम द्वारा परिवर्तित होते हैं, बिल्कुल होते हैं। आपको पता है इमोशंस तो ऑलवेज चेंजेबल होते हैं। इसने पूछा विच इज़ द रोंग, गलत कौन सा है? इमोशंस स्थायी होते हैं। इमोशंस में एक भावना होती है, बिल्कुल होती है। इमोशंस बाह्य उद्दीपकों से जागृत होते हैं, बिल्कुल। इमोशंस स्थायी नहीं होते भाई, इमोशंस हमेशा चेंज होते रहते हैं। बुद्धि एक स्थायी चीज़ है, इमोशंस स्थायी नहीं होते, ठीक है ना। आप कई बच्चों को बोलता है बुद्धि स्थायी क्यों कह दी? बुद्धि वैसे तो एक स्टेटिक वो होता है फिनोमिना, लेकिन अकॉर्डिंग टू एबिलिटीज़ उसमें चेंजेस आते हैं, बट वैसे बुद्धि तो जन्मजात ही होती है। समेकित शिक्षा से तात्पर्य है, जो आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट है, समेकित शिक्षा से तात्पर्य है तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के साथ सामान्य बच्चों के साथ, ये तो बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं हम, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को सामान्य कक्षा में पूरा करना। मतलब एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, अलग अलग टाइप के बच्चे हैं, बट एक सिंपल कक्षा में सबकी इच्छाओं को, सबकी फैसिलिटीज़ को, सबकी मांगों को पूरा करना समेकित शिक्षा होती है। नेक्स्ट है विवेचनात्मक चिंतन। विवेचनात्मक जो चिंतन होता है इसमें व्यक्ति की योग्यताएं और कौशल विकसित करने में सहायक होता है। मतलब आपका जो विवेचनात्मक मतलब एक तरह से थिंकिंग पर आधारित, कोग्निज्म पर जो आधारित चिंतन होता है, इसमें व्यक्ति की योग्यताएं और कौशल विकसित होता है। मूर्त अनुभव प्रदान करना, ठीक है, मूर्त अनुभव प्रदान करना, उचित व्याख्या विश्लेषण देना, उचित निष्कर्ष निकालना, कुछ उत्पन्न करने का समान मतलब करना। तो आपको पता है कोग्निज्म क्या है, आप किसी चीज़ को उचित व्याख्या कर रहे हो, विश्लेषण कर रहे हो, निष्कर्ष निकाल रहे हो, तो बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है अभिभावकों और अध्यापकों द्वारा किशोर से व्यवहार की सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है? किशोर मतलब किशोरों से व्यवहार की सर्वोत्तम विधि, तो किशोरों से व्यवहार की सर्वोत्तम विधि होती है भाई डेमोक्रेटिक, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक मेथड अपनाओगे, सबको इक्वल लेके चलोगे तो ही वो बेटर समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किशोर अवस्था में सामाजिक विकास का एक लक्षण नहीं है? सामाजिक विकास मतलब एक स्टेटमेंट है जो सामाजिक विकास नहीं दिखाती। अपने व्यय समूह का एक सक्रिय सदस्य बिल्कुल एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है, ध्यान रखना भाई, एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है एडोलसेंस में, सिर्फ पार्टिसिपेंट होता है ग्रुप का, वो होता है आपका चाइल्डहुड में। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बिल्कुल होता है किशोरों में। मैत्री संबंधों में भारी कमी, किशोर अवस्था में तो मित्र संख्या बहुत ज़्यादा होती है, तो यही गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। विशेष रुचियाँ भी होती हैं, तो सी इज़ अ राइट आंसर। एंड द लास्ट क्वेश्चन, एक किशोर बाएं हाथ से कार्य करता है, जैसे खाना लेना, लिखना इस किताब का कारण है। एक किशोर बाएं हाथ से कार्य करता है, जैसे खाना लेना या लिखना, यह किस विकास का मतलब कारण है? मतलब किस विकास की वजह से होता है? हेरिडिटिकल नहीं, गलत व्यवहार नहीं कह सकते, सही विकल्प है ये, उसका डेवलपमेंट है भाई। किसी का किसी तरीके से डेवलपमेंट होता है, किसी का किसी तरीके से डेवलपमेंट होता है। सो गाइज ये था पेपर 2016 का ओरिजिनल पेपर लेवल 3 एंड आई डोंट थिंक सो कि इस पेपर को करने में आपको कहीं भी प्रॉब्लम आई होगी समझ में। एंड आई होप ईजिली यू कैन अंडरस्टैंड दिस पेपर। और जिन्होंने मेरी वीडियोस को देखा है तो इजीली आप इन पेपर्स को कर सकते हो, बट ये पेपर्स थोड़े कॉमन सेंस बेस्ड थे, बहुत इजी से क्वेश्चन थे, तो इजीली हो जाएगा। बाकी भाई कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आपको कोचिंग, स्टडी मटेरियल कुछ भी चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7015467794, ठीक है, 7015467794। ऑनलाइन कोचिंग आल्सो अवेल फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सीटेट, रीट, वट एवर जो भी है। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।